कम्युनिकेशन टुडे के सभी मित्रों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं नवरात्रा की। और आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और साथ ही हमारे इस यात्रा के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन टुडे की इस 3 वर्ष की वेबिनार की यात्रा में आज हमारी ये 99वीं कड़ी है। जिस समय यात्रा शुरू की थी उस समय ये कल्पना नहीं थी कि लगातार हमारा यह वैचारिक अभियान इस उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ चलेगा और देश दुनिया के अलग अलग देशों से विभिन्न प्रतिभागियों का, जो न सिर्फ मीडिया से जुड़े हैं बल्कि दूसरे विषयों से भी जुड़े हैं, वो इसके साथ जुड़ करके अपने इस विचार विमर्श की हमारी प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। कम्युनिकेशन टुडे की ये यात्रा पिछले 27 वर्ष से जारी है और एक छोटा सा प्रयास मीडिया शोधार्थियों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए या मीडिया में अभिरुचि रखने वाले उन जिज्ञासुओं के लिए जो इसके माध्यम से कहीं अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने शोध को अलग अलग मंचों पर कहीं साझा करना चाहते हैं। 27 वर्षों से हमारा ये छोटा सा प्रयत्न और इस यात्रा में हमने अब 10 विशेषांक अब तक प्रकाशित किए मीडिया से विभिन्न विषयों पर, और अब बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा है शतक पूरा होने की। और आज जो हमारी ये वेबिनार है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित की जा रही है और इसका सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है। आज सुबह तक 343 रजिस्ट्रेशन इस वेबिनार के लिए हो चुके थे और आज का विषय है रिसर्च पब्लिकेशंस एंड एथिक्स, और इसको संबोधित करेंगे हमारे आत्मीय मित्र प्रोफेसर सुमित नरूला। सुमित नरूला जी पिछले लंबे समय से इस क्षेत्र में निरंतर शोध अनुसंधान कर रहे हैं। अध्यापन के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से भ्रामक समाचार, फेक न्यूज से लेकर के शोध के क्षेत्र में जो ये विसंगतियां हो रही हैं, या यूं कहूं कि शोधार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए जो कई बार एक समस्या आती है कि वो जिस जर्नल में अपने आलेख प्रकाशित करते हैं, बाद में मालूम पड़ता है कि वो क्लोन्ड थे। जब उनकी जांच की जाती है, इम्पैक्ट फैक्टर की जांच की जाती है, तो उसमें भी कई तरह की चुनौतियां, समस्याएं आती हैं और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। तकनीक ने जहां हमको बहुत सारी सुविधाएं दी है, वहीं बहुत सारी दुविधाएं भी हमारे सामने खड़ी हो गई है। आपकी सतर्कता, आजकल तो आपने देखा होगा गूगल भी दैनिक समाचार पत्रों में विभिन्न भाषाओं के एक फ्रंट पेज पे विज्ञापन दे रहा है आपको सतर्क और सावधान करने के लिए, ताकि आप किसी प्रकार की इस डिजिटल दुर्घटना में न फंसे। शोध के क्षेत्र में भी जहां इसने एक और आपके लिए दुनिया भर की सामग्री को एक क्लिक पर मुहैया करा दिया है, वहीं दूसरी ओर आपके लिए नई चुनौतियां, नई समस्याएं भी खड़ी की है। अभी कुछ दिन पूर्व भाई सुमित नरूला जी जब जयपुर प्रवास में थे तो उनसे ऐसी बातचीत चली। देश के अनेक मंचों पर लगभग 500 से अधिक वर्कशॉप भी आयोजित कर चुके हैं इन्हीं विषयों को लेकर के। तो मुझे लगा क्यों नहीं हमारे इस मंच से भी आप एक बार संबोधित करें और इस विषय के बारे में जो देश दुनिया के अलग अलग शिक्षक हैं, शोधार्थी हैं, इन्हें जागरूक करें, कुछ दिशा बोध दे सके। उन्होंने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया। सुमित जी ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वहां से अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में। अभी आप गुड़गांव में जो एमिटी यूनिवर्सिटी है, वहां के एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में डायरेक्टर के पद पे काम कर रहे हैं और अभी हाल ही में यहाँ आपने ज्वाइन किया है। इसके पहले एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में आप वहाँ के स्कूल में डायरेक्टर डीन के रूप में काम कर रहे थे और वहाँ की जो रिसर्च विंग है उसको भी आपने संभाल रखा था। प्रोफेसर नरूला नेक की जो गतिविधियां हैं कॉलेज की, उसके साथ भी बहुत सक्रियता के साथ जुड़े हैं। मीडिया एजुकेशन को आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल, जिसका नाम है जर्नल ऑफ कंटेंट कम्युनिटी एंड कम्युनिकेशन, जिसका साइटेशन स्कोर है 2.6, ये
जर्नल पिछले कई वर्षों से अनवरत रूप से आपके संपादन में प्रकाशित हो रहा है। एमआईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का ये प्रकाशन है जिसकी स्थापना सुमित जी ने की थी, और अभी गुड़गांव शिफ्ट होने के बावजूद वे इस पत्र के मुख्य संपादक के रूप में संबद्ध हैं। यूं अकादमिक क्षेत्र में निरंतर लेखन से जुड़े हुए हैं। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 7 पुस्तकें आपने संपादित की हैं। कुछ पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थाओं की ओर से प्रकाशित की गई हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, विशेषकर एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया। ये यूएसए से प्रकाशित हुई है और वहाँ इंडेक्स्ड भी हुई है। वेब साइंस में इसको इंक्लूड किया गया है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आपके पेपर्स प्रकाशित हुए हैं। दुनिया के अनेक देशों की आपने यात्राएं की है अपने एकेडमिक असाइनमेंट्स के ऊपर, जिनमें प्रमुख हैं लंदन, दुबई, सोल्वेनिया, नेपाल, सिंगापुर, एम्स्टर्डम आदि अनेक स्थानों की आपने यात्राएं की है। आपका जो एक कोर एरिया है वो है रिसर्च एंड पब्लिकेशन, एथिक्स, कैचिंग फेक, पेडिट्री और क्लोन जर्नल्स एंड फ्रॉड, मिसलीडिंग इम्पैक्ट फैक्टर। इस क्षेत्र में आपने विशेष शोध अनुसंधान किया है और निरंतर पूरे समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। और आपने एमआईटी यूनिवर्सिटी के बैनर पर एक ऐप भी बनाया है जिसमें इस प्रकार के जो क्लोन्ड जर्नल्स हैं उसकी एक पूरी लिस्ट दी गई है और इससे संबंधित जानकारी भी उसमें प्रोवाइड की गई है। एमआईटी क्वालिटी जर्नल चेकर इस नाम से आपने वो ऐप बनाया है। विस्तार से आप अपने उसमें जानकारी देंगे। शोध से जुड़ी हुई जो नवीनतम तकनीकी अपडेट्स हैं उनसे भी आप जुड़े हुए हैं, और डेटा एनालिसिस में SPSS, स्मार्ट PLS आदि जो भी और इनके सॉफ्टवेयर्स आदि हैं उन सब के साथ भी आप पूरी तरह से उनसे अपडेटेड हैं। कुछ दुनिया की जो विशेष यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए भी आपने कोर्स तैयार किए हैं ये फेक डिटेक्शन के, जिसमें डायलर यूनिवर्सिटी मलेशिया का प्रमुख नाम है और वहां से वो पुरस्कृत भी हो चुके हैं। आप ऑनरेरी ब्रांड एम्बेसडर फॉर एमरल्ड पब्लिशिंग साउथ एशिया, और उसके अलावा आप वॉलंटरी एम्बेसडर फॉर क्रॉस रेफरेंस, इसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं। और जैसा मैंने कहा कि देश भर में 500 से अधिक वर्कशॉप्स आप आयोजित कर चुके हैं। तो ये जो सुमित जी का महत्वपूर्ण योगदान है, मुझे लगता है कि आज हमने केवल इन्हीं को आमंत्रित किया है कि वो अकेले इस पूरे वेबिनार को संबोधित करें। तो इससे जुड़े हुए पक्षों पर आप बातचीत करेंगे। जिन मित्रों के मन में भी कोई जिज्ञासा हो, सवाल हो, शंकाएं हो, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जब उनका वक्तव्य पूरा हो जाए उसके बाद वो सवाल पूछ सकते हैं। तो अब मैं बिना अधिक समय लिए आपका सीधे आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर सुमित नरूला को कि वे आए और इस क्षेत्र में अपने अनुभव और जो कुछ उन्होंने शोध अनुसंधान किया है वो हम सब मित्रों के साथ साझा करें। प्रोफेसर सुमित नरूला। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर। और जब आपसे मिला था तब भी यही बात हो रही थी कि क्यों ना एक लेक्चर इकट्ठे किया जाए, और आपने बड़ी जल्दी मौका दिया। 10 दिन में ही ये हो पाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे स्लॉट निकाल के दिया। तो इस एरिया में जो मैंने काम शुरू किया 2019 में दिसंबर में, हम लोग सिंगापुर गए हुए थे। गूगल एशिया पैसिफिक हेडक्वार्टर है वहां पर, फेक न्यूज डिटेक्शन सीखने गए थे। उसको सीखते सीखते हमने उसको एक कहा कि एक सेंटर हम एमिटी में बनाते हैं, एमिटी शुड टेक द लीड इन दैट। सो वी स्टार्टेड दैट सेंटर इन ग्वालियर। हम काम कोई और कर रहे थे, इतने में मेरा एक रिसर्च स्कॉलर आया और उसने बोला कि उसने 2 घंटे में स्कोपस में एक पेपर पब्लिश कर दिया। मैं एकदम से चौंक सा गया कि 2 घंटे कैसे, क्योंकि हमारा जर्नल भी स्कोपस में है और हमें पता है कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड सम जर्नल्स टेक अप टू 1 ईयर। 1 साल भी लगते हैं, 6 महीने तो लगते ही लगते हैं। 2 घंटे में कैसे हो गया? तब धीरे 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 हमने डीप डिग किया और नीचे तक जब हमने चेक किया तो पता चला ऐसे एक नहीं, ऐसे 250 जर्नल्स हैं जो 2-2 घंटे में हमारे पेपर, हमारे एकेडमिक्स और हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और उसके अलावा पैसा भी ले रहे हैं आपसे। आपकी रिसर्च तो बर्बाद कर ही रहे हैं, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, और आपका पैसा भी जा रहा है। फिर हमने और डिग किया डीप, तो पता चला कि पैसा कहाँ जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खड़े हो रहे हैं कि ये पैसा किसी इंडियन या अपने ही किसी भाई बहन के पास नहीं जा रहा, कोई और ही लोग हैं जो विदेशों में बैठे हैं, जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो पैसा वहां यूज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी स्टोरीज हैं, और इसके ऊपर स्टोरीज के थ्रू उन्होंने हमारा डेटा भी लिया है। आगे भी कुछ स्टोरीज आती रहेंगी जिसमें आप देखेंगे कि हमारा डेटा यूज होगा, जिसमें हमने उनको बताया है कि किस तरीके से हिंदुस्तान को, स्पेसिफिकली इंडियन एकेडमिक्स एंड इंडियन रिसर्च को बर्बाद करने की एक मुहिम चल रही है। और मैं आगे बता रहा हूँ कि 2024 और 25 में सर कोई एक विदेशी हम पे रिसर्च करके बोलेगा कि सारे हिंदुस्तानियों का
सारे हिंदुस्तानियों का रिसर्च पेपर फ्रॉड है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती कर जाता है और उसको पता नहीं चलता। लेकिन कोई विदेशी आएगा, वो एक बड़ी सी रिसर्च करेगा, जैसे हंगर इंडेक्स में हमें सबसे नीचे दिखा दिया, पॉवर्टी इंडेक्स में हमें नीचे दिखा दिया। हम जितनी मर्जी तरक्की करते रहे, कई देश ऐसे हैं, कई पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली भारत की एकेडमिक्स और भारत के खिलाफ है। उनको भारत में कुछ अच्छा कभी दिखाई देता ही नहीं है। उसी मुहिम में ये आपके रिसर्च को खराब कर रहे हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा कि 35 से 40 चाइनीज जर्नल्स लगे हुए हैं। ओरिजिनल जर्नल चाइना में है, लेकिन उन्हें पता है कि उनके फ्रॉड जर्नल हिंदुस्तान में है। तो अगर आप ओरिजिनल जर्नल को मेल करोगे कि ये आपका फ्रॉड जर्नल इंडिया में चल रहा है, आप कुछ कीजिए, वो कहते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है। हमारा फ्रॉड जर्नल, हमारा ओरिजिनल जर्नल हमारे पास है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना फ्रॉड जर्नल संभालें। तो इस तरीके की भी चीजें हमने जब देखी, जब अब तो बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा डेटा हमारे पास आ चुका है, तो एक बहुत ही बड़ा नेक्सस है इन फ्रॉड जर्नल्स का, इन फ्रॉड पब्लिशर्स का, जो स्पेसिफिकली इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स और आपको ही टारगेट कर रहे हैं। तो मैं भी अपनी शेयर करता हूँ स्क्रीन, और आपको 2-4 स्लाइड दिखाने के बाद, ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा लाइव चलेंगे और लाइव एग्जांपल्स पर काम करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग हमारी कवरेज हुई थी आज तक पे, और उसके बाद ही यूजीसी ने उस प्रॉब्लम को ही हटा दिया। यूजीसी, वो प्रॉब्लम ये थी कि यूजीसी के लिए भी एक प्रॉब्लम थी कि फेक प्रेडेटरी क्लोन जर्नल्स की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। तो देन दे सेड कि लेट्स नॉट हैव द रिसर्च पेपर पब्लिश इन 2023 गाइडलाइंस। अब वो रिसर्च ही नहीं चाहिए उन्हें, वो थोड़ा सा इसमें वो कर गए। सो आई गो फॉर एंटायर स्क्रीन। तो पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, फिर हम उस वीडियो को भी देखेंगे। यू कैन आस्क द क्वेश्चन आल्सो इन बिटवीन एज एंड व्हेन। Here it is. So clone journal. What do you understand by clone journal? So clone journal web pages are a counterfeit mirror of an authentic journal that exploit the legit and contrast the. Just a second. Just a second. Just a second. Right. So clone journal web pages are a counterfeit mirror of an authentic journal that exploit the title and ISIN of the legitimate journal. होता क्या है कि जो counterfeit और fraud journals होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो ओरिजिनल जैसे दिखें, और ओरिजिनल जैसे दिखने के लिए वो बहुत ज्यादा फ्रॉड डेटा अपने में लगा देते हैं। अब इसको पकड़ना कैसे कि अगर आपने ओरिजिनल जर्नल्स देखे हुए हैं और आपको इन्फॉर्मेशन है ओरिजिनल जर्नल्स दिखते कैसे हैं, तो आप इनको बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। तो इस चीज पे भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। फिर आप अगली बात जो है कह रहे हैं, सम ऑफ द काउंटरफिट जर्नल्स एक्टिवली चेज ऑथर्स। ये आपको चेज करते हैं, ये आपके पीछे पड़ जाते हैं, प्लीज हमारे साथ पब्लिश कीजिए, प्लीज हमारे साथ पब्लिश कीजिए। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई जर्नल आपको बार बार मेल भेज रहा है पब्लिशिंग विद देम, it is a doubtful journal. Now, authors may be duped by the solicitation into paying an open access fees. अब open access क्या होता है कि कुछ जर्नल अपना जर्नल चलाने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं। अब ये हमें देखना है कि कौन सा जर्नल अच्छा है, कौन सा बुरा है, कहाँ देना है, किसको देना है, कैसे पैसे देने हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। whom to pay, how to pay, when to pay, I will tell you all the details, and it comes under the policy of open access. So open access is a beautiful concept, but has been largely misused by these fraud journals. प्रेडेटरी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। प्रेडेटरी पब्लिशिंग इज कॉल्ड राइट ओनली पब्लिशिंग और डिसेप्टिव पब्लिशिंग. इट इज एन एक्सप्लॉइटिव पब्लिशिंग बिजनेस मॉडल दैट इन्वॉल्व्स चार्जिंग पब्लिकेशन फीस टू ऑथर्स विदाउट चेकिंग आर्टिकल्स फॉर क्वालिटी. इसमें पैसा ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। ये तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए आपसे ले लेते हैं, और कभी कभी आपका पेपर डेटाबेस में चले भी जाता है, लेकिन जैसे ही वो डेटाबेस में जाता है उसके बाद वो जर्नल रेड फ्लैग हो जाता है और वो जर्नल को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है. कई ऐसे बड़े बड़े जर्नल्स इस वजह से डेटाबेस में से निकाले गए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी फैसिलिटीज और अपनी उसको फ्रॉड करते थे. दे रिगार्डिंग एज प्रेडेटरी. प्रेडेटरी क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप इनमें पब्लिश कर लेते हो, आपको कभी भी कोई साइटेशन नहीं मिलेगी, और 60% तक आर्टिकल्स तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं. और सबसे ज्यादा खतरा किसके लिए है? न्यू स्कॉलर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एंड अदर. तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रेडेटरी जर्नल्स की इस वक्त खड़ी होकर आ रही है, क्योंकि हम रैकलेसली पब्लिश कर रहे हैं. मैं अभी लिंक्डइन पे हमने अपनी हेल्पलाइन भी शुरू करी है, मैं आपको हेल्पलाइन भी दिखा देता हूँ. और उसके अलावा मैं आपको 2-4-5 अभी एग्जांपल्स भी लाइव दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि एक जर्नल जब बाहर होता है, अगर मान लीजिए उसमें 250 पेपर हैं, तो 150 से 200 इंडिया के होते हैं, और वो जर्नल किसी और देश से चल रहा है, इंडिया से लेना देना नहीं है, लेकिन इंडियंस के पेपर वहां सबसे ज्यादा पब्लिश होते हैं, क्योंकि हमारी रिसर्च क्वालिटी बड़ी पुअर है, और हमें लगता है कि प्रेडेटरी में पब्लिश करके अपनी जॉब और अपना करियर बचा के रखें. फिर आते हैं इम्पैक्ट फैक्टर पे. सो इम्पैक्ट फैक्टर दो तरीके के हैं, आपको ध्यान रखना है. एक है साइट स्कोर, जो कि एल्सेवियर देता है. जो ओरिजिनल इम्पैक्ट फैक्टर वर्ड है वो है क्लैरिवेट का. देयर इज नो
थॉमसन एंड राइटर्स इम्पैक्ट फैक्टर एंड एनी अदर इम्पैक्ट फैक्टर। पूरी दुनिया में अगर कोई इम्पैक्ट फैक्टर आपको दे सकता है वो यही कंपनी दे सकती है, इनके पास ही कॉपीराइट है। और अगर आपको एल्सवेयर दे सकता है वो आपको साइट स्कोर दे सकता है, और दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। जेसीआर इम्पैक्ट फैक्टर की इस वक्त ज्यादा वैल्यू है साइट स्कोर से, तो इसलिए साइट स्कोर ज्यादा लोगों से मांगा नहीं जाता, इम्पैक्ट फैक्टर ही मांगा जाता है। मैं अभी आपको लाइव लेके चलता हूँ, इसके एग्जाम्पल सिखाता हूँ। पहले चलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर और साइट स्कोर का जरा फॉर्मूला समझ लेते हैं तो हमें उससे आइडिया हो जाएगा कि वेयर वी शुड स्टैंड एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट एवरीबॉडी शुड हैव। तो सबसे पहले फार्मूला भी आपके सामने आने वाला है। इस फार्मूला को आप देखेंगे, इन ऑथेंटिक फार्मूला है, ये इनके नोट्स में से ही बनाया गया है, साइट स्कोर का फार्मूला और वेब ऑफ साइंस का, ये है इसका फार्मूला। साइट स्कोर क्या करता है, 4 साल के पेपर जो आपके स्कोपस में है उसको स्कोपस में आई 4 साल की साइटेशंस के साथ डिवाइड करके आपको देता है। और वेब ऑफ साइंस का फॉर्मूला क्या है, साइटेबल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 2 years हैज बीन डिवाइडेड बाय साइटेशन रिसीव्ड इन 2019 2 years। मींस जो भी ऑनलाइन है, ये पूरा मैकेनिज्म ही ऑनलाइन है। आपको साइट स्कोर और इम्पैक्ट फैक्टर ऑनलाइन ही मिलेगा। अगर कोई प्रिंट जर्नल ये कहता है कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर XYZ है, वो भी कहीं ना कहीं ये गलती कर रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको या तो वेब ऑफ साइंस में होना चाहिए या आपको स्कोपस में होना चाहिए। अगर आपका जर्नल वेब ऑफ साइंस में नहीं है, आप कभी भी इम्पैक्ट फैक्टर नहीं लिख सकते, नहीं पा सकते, आप डिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपका जर्नल सिर्फ स्कोपस में है तो आपका साइट स्कोर है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। हमारा जर्नल ऑफ कंटेंट कम्युनिटी एंड कम्युनिकेशन इस वक्त स्कोपस में है, पिछले 8-9 साल से मेहनत करके वहां जुड़े हुए हैं, तो हमारे जर्नल के पास साइट स्कोर है, इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। और हमने ये कहीं क्लेम भी नहीं किया कि हमारे जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर, इवन मेरी इंट्रोडक्शन में भी मैंने साइट स्कोर ही लिखा हुआ है, नहीं तो मैं भी इम्पैक्ट फैक्टर बोल सकता था। हमारे जर्नल के पास इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला डिफरेंट है, इम्पैक्ट फैक्टर की कंपनीज डिफरेंट है। और अब मैं इसके बाद आगे बताता हूँ फ्रॉड इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। ये देखिए, ये बील्स ने एक लिस्ट निकाली थी मिसलीडिंग मैट्रिसेस की जो फ्रॉड इम्पैक्ट फैक्टर देते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो भी आपके सामने आई हैं जो आपको फ्रॉड इम्पैक्ट फैक्टर देती हैं, साइट स्कोर, साइट फैक्टर, कॉस्मोस इम्पैक्ट फैक्टर, DIAJ। तो ये कंपनीज जब इम्पैक्ट फैक्टर आपको देती है, पैसे लेती हैं। आप इनको कुछ भी पैसा दे दीजिए, 20, 25, 30 हजार। मेरे पास भी इनकी मेल आती है कि आप एडिटर इन चीफ, आप इम्पैक्ट फैक्टर लीजिए, तो क्या मैं उनको मना कर देता हूँ, लेकिन ये अपना इम्पैक्ट फैक्टर सरेआम मार्केट में बेच रही हैं। अब इसका क्या क्राइटेरिया क्या है कि क्यों इनको फ्रॉड कहा जाता है, वो भी पढ़ लेते हैं एक बारी। दी वेबसाइट फॉर द मैट्रिक इज नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब उनकी वेबसाइट में कोई क्लैरिटी नहीं होती, दुनिया की सबसे फर्जी वेबसाइट होती है वो जर्नल से पैसे लेते हैं जबकि ये फ्री है। वेब ऑफ साइंस आपको फ्री इम्पैक्ट फैक्टर देगा, स्कोपस आपको फ्री साइट स्कोर देगा। ये कंपनीज आपसे पैसा नहीं लेती, फ्रॉड कंपनीज आपसे पैसा लेती हैं। वैल्यूज हमेशा बढ़ाती हैं, हर साल आपकी वैल्यू बढ़ा देंगी क्योंकि आपसे पैसे ज्यादा लेने हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा, गूगल स्कॉलर को हमने अपना दोस्त माना, हमने अपना सब कुछ माना, लेकिन गूगल स्कॉलर में भी बहुत कमियां हैं, इनके एल्गोरिथम में बहुत एरर है। कैसे? द कंपनी यूजेस गूगल स्कॉलर एज इट्स डेटाबेस फॉर कैलकुलेटिंग मैट्रिसेस। गूगल स्कॉलर डज नॉट स्क्रीन फॉर क्वालिटी एंड इंडेक्सेस प्रीडेटरी जर्नल। सो गूगल स्कॉलर के साथ क्या हो रहा है कि वो कुछ चेक नहीं करता क्वालिटी, जो कुछ भी ऑनलाइन आता है वो उसको इंडेक्स करके गूगल स्कॉलर इंडेक्शन दे देता है। तो गूगल स्कॉलर को, जिसको हमने अपने दोस्त माना था, कहीं ना कहीं हमारे को गलत डेटा प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सातवां, अगर आप देखें, चोर शोर मुसेरे भाई हम इसे बोलते हैं। द कंपनी एग्जिस्ट सोली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम क्वेश्चनेबल जर्नल्स। The company charges the journals and assign them a random value, and then the journals use the number to help increase article। मतलब चोर चोर मुसेरे भाई एक फ्रॉड कंपनी खुलती है, वो एक फ्रॉड जर्नल को कांटेक्ट करती है और वो कहती है कि भी आप मुझे 20,000 दीजिए और मैं आपको 15 इम्पैक्ट फैक्टर दे दूंगा। फ्रॉड जर्नल उसे 20,000 दे देता है और वो उसे फ्रॉड 15 इम्पैक्ट फैक्टर दे देती है, और आपको लगता है कि आपने 15 इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में पेपर पब्लिश किया, बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ फ्रॉड है। जर्नल भी फ्रॉड, इम्पैक्ट फैक्टर भी फ्रॉड, कंपनी भी फ्रॉड, आपका पैसा, आपकी रिसर्च सब बर्बाद हो गया। अब बात करें कि इंडिया में इसके ऊपर क्या हो रहा है। यूजीसी केयर ने अपने हेडर में लिखा है, यूजीसी केयर ने अपने हेडर में लिखा है कि अगर आपका जर्नल किसी भी तरीके का मिसलीडिंग, फॉल्स और फ्रॉड इम्पैक्ट फैक्टर यूज कर रहा है, वो जर्नल कभी भी यूजीसी केयर में नहीं माना जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी रिसर्च के लिए भी, कि अगर आपके रिसर्च पेपर किसी जर्नल में पब्लिश हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है और वो किसी और फ्रॉड कंपनी से इम्पैक्ट फैक्टर लेकर बेच रहा है, उस जर्नल में कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम है। अब आगे इस पर एनीबडी एनी क्वेश्चन? So I will not wait for my lecture to end. If you have any question right now on impact factor, anybody, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक में चलेंगे। सर, हाँ जी,
Like you told that even Google Scholar is not kind of, we cannot fully Yeah, trust on them. 100%. So Yes. is there any other alternative jahan pe, we If can you at have the access least to Scopus, you have the access to Scopus, go to Scopus for the papers. If you have the access to Web of Science, go to Web of Science for the papers. If you have the access of Dimensions, you can go there also. Basically, you go journal by journal, or if you go topic by topic, you need to see that which is the source of Google Scholar. Google Scholar papers ले कहाँ से रहा है? जैसे अगर मैं जाऊं scholar.google.com, जो हमारा मेन तरीका है जाने का, मैं उससे जाता हूँ। जी अभी एक जर्नल मैं आपको पकड़ाऊंगा, फ्रॉड जर्नल है अदाल्या। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूव भी करूंगा ये फ्रॉड जर्नल है। तो जैसे मैंने अदाल्या लिखा यहाँ पर, तो आपको अदाल्या का ये पेपर मिल जाएगा। ये पेपर एक फ्रॉड जर्नल में पब्लिश हुआ है और एक फ्रॉड पेपर ही कहा जाएगा, पर 13 लोग इसे साइट कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि फ्रॉड रिसर्च पेपर हमारे रेफरेंसिंग में आ रहे हैं, और ब्लड जो हमारा ब्लड है रिसर्च, उसमें इन्फेक्शन आ रही है। वो चाहे रिसर्च गेट से उठ रहे हैं, वो कहीं से भी उठ रहे हैं, पर दे आपको गूगल स्कॉलर रहा है। तो गूगल स्कॉलर का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये प्रेडेटरी और क्लोन जर्नल्स को पकड़ पाए। और जो कोई भी चीज ऑनलाइन है, ये खोल के आपके सामने रख देगा। तो आपको ये चेक करना है कि ये पेपर आ कहाँ से रहा है, इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है अदाल्या 2021 में, मैं दिखाऊंगा, जो कि एक फ्रॉड जर्नल है। जी सर। सो इस चीज की वजह से हमें गूगल स्कॉलर पर पूरा वो नहीं है विश्वास। ओके ऑलराइट, थैंक यू सर। राइट। एनीबडी ऑन इम्पैक्ट फैक्टर? इम्पैक्ट फैक्टर अगर आपको समझ आ गया तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर कभी भी किसी प्रिंट जर्नल को नहीं मिलेगा, और इम्पैक्ट फैक्टर का सारा मैकेनिज्म वेब ऑफ साइंस द्वारा ऑनलाइन है। और थॉमसन एंड राइटर्स इम्पैक्ट फैक्टर 2018 बंद हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी उसी इम्पैक्ट फैक्टर पे खड़ी है, उसी को मांग रही है, गवर्नमेंट जॉब उसी पे मिल रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि भी उसको चेंज किया जाए, बट आई डोंट नो कि गवर्नमेंट की आंखें कब खुलेंगी और कब उन्हें पता चलेगा कि ये इम्पैक्ट फैक्टर बंद हो चुका है। सिर्फ क्लैरिवेट के द्वारा किया हुआ ही इम्पैक्ट फैक्टर बचा है इस दुनिया में, जो कि कॉपीराइटेड एंड ट्रेडमार्क है। इवन यूजीसी केयर पे भी अगर आप डिस्कशन करेंगे, जो गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं उसमें लिखा हुआ है कि पीयर रिव्यूड और रेफर्ड जर्नल्स वालों को हम जॉब दे देंगे। तो फिर यूजीसी केयर की क्या वैल्यू? अगर पीयर रिव्यूड और रेफर्ड को ही जॉब देनी है, तो यूजीसी केयर किस चीज के लिए ये काम कर रही है कि हम जर्नल्स का साफ करेंगे, जर्नल को अच्छा करेंगे, जब जॉब ही आपको पीयर रिव्यूड और रेफर्ड पे मिल जानी है, गवर्नमेंट जॉब जो कि सबसे बड़ी जॉब मानी जाती है। तो यूजीसी केयर का क्या औचित्य है? ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट रहता है हमारे लिए कि यूजीसी केयर को एम्पावर ज्यादा करना चाहिए, यूजीसी केयर के जर्नल्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ हम पीयर रिव्यूड और रेफर्ड पे ही रुके हैं, फिर तो सारे ही जर्नल वैलिड हैं, फिर यूजीसी केयर क्या करेगी? और यूजीसी केयर के जो वर्किंग है वो भी हमें समझ नहीं आती, कौन सा जर्नल कब कैसे निकल जाएगा, और रीजन भी नहीं दिया जाता। ये रीजन क्या है, बस वो अपना एक लिस्ट बनाकर लगा देते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, आज ही मैं सुबह चेक कर रहा था, उन्होंने एक लिस्ट भी निकाली है डिसकंटिन्यूड जर्नल्स की। तो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ लगे हाथ, कि कौन से जर्नल डिसकंटिन्यू किए। बड़े बड़े जर्नल्स जिनकी काफी अच्छी रेप्यूटेशन है, वो इन्होंने इस बार डिसकंटिन्यू किए। उसके ऊपर बस एक लाइन लिख दी है, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो अगर हम ग्रुप 1 ने, ये देखिए रिसेंटली डिसकंटिन्यूड जर्नल्स, ये कुछ जर्नल्स इन्होंने 28 जर्नल डिसकंटिन्यू किए हैं अक्टूबर 2023 से। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जर्नल और जेएनयू का जर्नल, ये देखिए। अब क्या, कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन्होंने करी होंगी, मैं नहीं बयान पा रहा, लेकिन ये 29 जर्नल, अगर मैं इनको और आगे देखूं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का जर्नल इन्होंने रिमूव कर दिया है। और अगर आगे देखें तो पंजाबी एकेडमी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का जर्नल डिसकंटिन्यू हो गया। तो कई ऐसे नाम है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, और एक ये जर्नल था शोधक, चलो इसका तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग भी रहा था। लेकिन कई जर्नल्स ऐसे हैं जो इन्होंने किए हैं। अब हम देखेंगे ऐड किस किस को किया है। आप यहाँ जाएंगे तो इनके एडिंग देखिए आप। अब जिस जिसको ऐड किया है उसका भी कुछ पता नहीं है। सो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनके काम में भी रहती है कि कैसा काम है, हमें समझ नहीं आता कई बार। नो, एनीबडी ऑन इम्पैक्ट फैक्टर? कोई इम्पैक्ट फैक्टर पे क्वेश्चन हो आपका? जैसे आप बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर सिर्फ ऑनलाइन जर्नल्स को वेब ऑफ साइंस में मिलता है, जी तो जी। प्रिंट जर्नल के लिए इस तरह का कोई इक्विवेलेंट कोई है? मैकेनिज्म नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखिए ना, आपकी ऑनलाइन पेपर होने चाहिए और आपकी ऑनलाइन साइटेशंस होनी चाहिए, उससे वो डिवाइड करके आपका इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं। गूगल स्कॉलर भी तो ऑनलाइन ही करता है सब कुछ। गूगल स्कॉलर अगर आपको, आपका एच इंडेक्स, आपका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है? आपका एच इंडेक्स।
मैं आपको एच इंडेक्स भी समझा दूंगा अभी। आपका अपना इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, क्या आपका एच इंडेक्स कितना है। अगर आपका एच इंडेक्स 5 है तो वो आपका तकरीबन तकरीबन इम्पैक्ट फैक्टर माना जाएगा, सरसरी निगाह से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो गूगल स्कॉलर भी यही करता है, सब कुछ ऑनलाइन है, ये पूरा मैकेनिज्म ही ऑनलाइन है, आप इसको मैनुअली कर ही नहीं सकते। तो इस चीज का बड़ा ध्यान नहीं, रखना मेरा पड़ता है। क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम किसी भी ऑनलाइन जर्नल को उसकी वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर से समझते हैं हाँ, नहीं, या सबसे पहले ये साइट्स को समझना पड़ेगा जो इम्पैक्ट फैक्टर वो क्लैरिफिकेट देगा। अगर वो वेब ऑफ साइंस में नहीं है तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर आएगा ही नहीं, फिर नहीं नहीं, उसका वैल्यू आपको। वो क्लैरिटी हो गई मुझे। मैं तो ये हाँ, जानना चाह रहा हूँ कि क्या प्रिंट जर्नल्स को इवेलुएट करने का कोई ऐसा अभी तक कोई क्राइटेरिया? मैकेनिज्म नहीं आया, क्योंकि उनका डेटा ही नहीं है ना हमारे पास। एक प्रिंट जर्नल क्या पब्लिश करता है, उसको कौन साइटेशन देता है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास, जब तक वो जर्नल ऑनलाइन नहीं हो जाता। तो प्रिंट जर्नल को सबसे पहले EISN लेके ऑनलाइन होना पड़ता है, ताकि उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होना शुरू हो। प्रिंट की ना हमारे पास कॉपी है, ना हमें आइडिया है कि वो कहाँ पड़ा है, और ना हमें पता चल रहा है कि उसको कौन कौन पढ़ रहा है, रीडरशिप क्या है। सो प्रिंट के मैकेनिज्म को पकड़ना और उसको वेरीफाई करना ही बड़ा मुश्किल है, इम्पैक्ट फैक्टर तो दूर की बात है। इसीलिए पहले हमारा MIT का जर्नल 3 साल हम प्रिंट में रहे, फिर हम फटाफट ऑनलाइन आके अपना सारा कुछ ऑनलाइन कर लिया। अब हमारा प्रिंट एडिशन और ऑनलाइन सेम आता है, हम प्रिंट पब्लिश नहीं करते। अगर किसी को प्रिंट कॉपी चाहिए, वो 500 रुपये हमारी लाइब्रेरी में जमा करता है, हमारी लाइब्रेरी उसे प्रिंट करा के कॉपी दे देती है। नहीं तो हमारा पेपर जर्नल प्लैटिनम ओपन एक्सेस जर्नल है, पूरा का पूरा ऑनलाइन है, फ्री टू पब्लिश है। क्योंकि हम इस चीज को समझ गए थे कि भी ऑनलाइन रहना बड़ा जरूरी है, अगर आपने compete करना है दुनिया के बेहतरीन जर्नल्स के। ऑफलाइन का अब कोई इसमें फ्यूचर बचा नहीं है। लोग चलाते हैं, चलते रहने चाहिए, जर्नल्स के कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक वो ढंग से ऑनलाइन एक वेबसाइट मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल रहता है चीजों को वो करना। एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन इम्पैक्ट फैक्टर के ऊपर, अगर कोई और किसी भी एरिया में, रिलेटेड एरिया में अगर क्वेश्चन है तो। सर नमस्कार सर, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर थोड़ा सा मुझे ये साइट स्कोर और ये थोड़ा साइटेशन के बारे में थोड़ा, क्योंकि थोड़ा बेसिक जानकारी चाहिए थी सर। हाँ, साइटेशन बेसिक साइटेशन, जैसे आपने एक पेपर पब्लिश किया, उसके ऊपर लोगों ने उसको रेफरेंस दिया अपनी रिसर्च में, तो वो आपका साइटेशन स्कोर बढ़ता चले जाएगा। तो जैसे अभी मेरे पास 250 साइटेशन हैं और मेरे 18 पेपर पब्लिश हुए हैं, तो तकरीबन तकरीबन मेरे को 8-10 साइटेशन हर पेपर में मिली है। अब होता क्या, अगर आपको साइटेशंस नहीं मिलेंगी तो आपका एच इंडेक्स और आपकी कंट्री का और आपके इंस्टीट्यूशन का एच इंडेक्स इंप्रूव और बढ़ेगा नहीं। तो साइटेशंस पाना भी बड़ा जरूरी है। इससे पता चलता है कि कितने लोग आपकी रिसर्च को पढ़ रहे हैं और क्या आप अच्छा लिख भी रहे हैं कि नहीं। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके 70 से 80 पेपर हैं स्कोपस में, बट साइटेशन ही 5 है, क्योंकि बस वो पब्लिश करे जा रहे हैं, या तो प्रेडेटरी जर्नल में पब्लिश करे जा रहे हैं, या फिर इधर उधर पब्लिश करे जा रहे हैं Q4 जर्नल्स में, तो उनको साइटेशन ही नहीं मिल रही। तो साइटेशन मिलना भी बड़ा जरूरी हो गया है। 30% रैंकिंग NIRF, NAC, QS, THE आपकी साइटेशन पे है। इंडिया में ये बहुत पुअर है मैकेनिज्म, इसीलिए हम QS और THE में आगे नहीं आ पा रहे हैं। हमारे जितने भी NAC A+ इंस्टीट्यूशन है, NAC A+ तो बहुत आपने देखे होंगे इंस्टीट्यूशन, बहुत ही इंस्टीट्यूशन को मिलने लग गया है इंडिया में, क्योंकि उन्होंने वो मैकेनिज्म क्रैक कर लिया, उनको पता है NAC A+ कैसे लेके आना है। उसके बाद जब वो QS और THE में जाते हैं, वहां वो बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि QS और THE का मैकेनिज्म रोबस्ट है, और वो साइटेशन और रिसर्च को बहुत अच्छे और पैने तरीके से चेक करते हैं। और साइटेशन 30% आपका रोल अदा करता है, क्योंकि अगर आपके पास 150 टीचर हैं और उनके पास साइटेशन ही नहीं है, तो फिर दैट मीन्स कि वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पेपर पब्लिशिंग कर रहे हैं। रिसर्च मीन्स टू गेटिंग साइटेशंस आल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है साइटेशंस आने आपके रिसर्च पेपर पे, आपके जर्नल पे और आपके यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स पर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सुमित जी, एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ हाँ जी, प्लीज प्लीज। आपने अभी जो ये जो गिरीश के प्रश्न का उत्तर देते समय बोला कि बहुत से लोग हैं जिनके स्कोपस में 70-80 पेपर्स हैं लेकिन साइटेशंस नहीं है। हाँ जी, तो ऐसे लोगों के स्कोपस में पेपर छप कैसे जाते हैं? क्या स्कोपस में भी कुछ इस तरह की धांधली होती है क्या? स्कोपस में धांधली नहीं होती, देखिए जर्नल में होती है। स्कोपस तो एक मेटा डेटा एग्रीगेटर है, आप अपना जर्नल का पेपर स्कोपस के लैंडिंग पेज पे अपने आप पहुंच जाएगा। एक पूरी प्रक्रिया है, जैसे हमारे जर्नल की पूरी प्रक्रिया है। मैंने जून एडिशन रिलीज किया, स्कोपस का वेब क्रॉलर आएगा, अपने आप हमारे जून एडिशन के पेपर ले जाएगा। तो स्कोपस में इसमें कोई धांधली, स्कोपस को तो पता ही नहीं है
क्योंकि स्कोपस का तो वेब क्रॉलर लगा हुआ है, वो तो बाद में आपको चेक करता है जब आपके जर्नल की कंप्लेंट होती है। शुरुआत में तो उसका विश्वास रहता है आपके ऊपर। अब लोग क्या करते हैं, अब लोगों की टेंडेंसी को समझना बड़ा जरूरी है। लोग सबसे पहले तो अपने रिसर्च स्कॉलर की आड़ में आगे बढ़ते हैं। वो अपने रिसर्च स्कॉलर को बोल देते हैं चाहे आप पैसे दीजिए, चाहे आप रिश्वत दीजिए जर्नल को, हमें आपको पीएचडी तो देंगे जब आप स्कोपस में पेपर पब्लिश करेंगे और हमारा नाम उसमें डालेंगे। पहला तरीका तो उनका ये रहता है। दूसरा तरीका उनका होता है कि वो प्रीडेटरी जर्नल्स जो कि पैसे लेके पब्लिश कर रहे हैं उनको पकड़ते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारे पेपर पब्लिश कीजिए। मैं भी आपको एक ऑथर दिखा दूंगा, चेन्नई का है, एक साल में एक जर्नल में 35 पेपर निकाल दिए। तो स्कोपस ऐसे पर्सन टू पर्सन चेक नहीं कर पाता। जब कंप्लेंट होगी तो स्कोपस चेक कर सकता है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि 27,000 जर्नल है स्कोपस में, हर रोज कोई ना कोई जर्नल 24 घंटे के टाइम में ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहा होता है, तो उनकी टीम उस चीज पे ज्यादा काम कर रही होती है। फ्रॉड को वो पकड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर उनका फ्रॉड पकड़ने का काम शुरू होता है जब कंप्लेंट होती है। तो स्कोपस में किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे बीच में है, हमारे फैकल्टीज के बीच में है और जर्नल्स के बीच में है। जो जर्नल इस तरीके की मिली भगत कर लेते हैं और लगातार उन लोगों के पेपर पब्लिश करते हैं और पैसा कमाते हैं, और फिर वो जो रेड फ्लैग हो जाते हैं और नुकसान होता है वो हमारा होता है। तो ये एक बड़ा प्रेशर पॉइंट है। सर एक क्वेश्चन और था सर, ये कि हम्म। अभी जैसे सर ये यूजीसी इसके लिए पूरी गाइडलाइंस बना रहे हैं, हाँ तो जी, हाँ जी। कुछ ना कुछ जब ये सर स्कोप, एक तो सर अभी जो पहले मैंडेटरी था कि पीएचडी में 2 पेपर पब्लिश होने चाहिए हाँ, उसमें। पहले 2 था फिर 1 हो गया। अब की गाइडलाइंस में कोई रिसर्च नहीं चाहिए, आपको 4 साल बाद सीधी पीएचडी मिल जाएगी। जी जी, लेकिन अभी भी सर मतलब ये बना हुआ है सिस्टम कि अभी भी मतलब 2 पेपर पब्लिश के लिए मतलब देखिए उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कि यूनिवर्सिटी कैन हैव देयर ओन रूल्स। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो टॉप पे रहना चाहती हैं, जो ग्रो करना चाहती हैं, उन्होंने रूल्स रखे हुए हैं। देयर इज एन इंस्टीट्यूशन लाइक जेपी एंड दे आर आस्किंग फॉर 3 पेपर्स, कोई 4 पेपर ले रहा है। इन एमिटी वी आर टेकिंग 2 पेपर एंड 1 पेपर। सो हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी गाइडलाइंस है। यूजीसी ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, आप बिना पेपर पब्लिश किए उसको पीएचडी डिग्री दे सकते हैं, लेकिन आप अपने रूल्स भी बना सकते हैं। तो उन्होंने हमें भी थोड़ा सा एम्पावर किया यूनिवर्सिटीज को। तो यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने रूल बनाए हुए हैं। देखिए अगर हम रिसर्च स्कॉलर से रिसर्च पेपर नहीं लेंगे, हमारी यूनिवर्सिटी ग्रो कैसे करेगी बताइए। आप 4 साल हमारे साथ रहे, हमसे पीएचडी ले गए, हमें क्या मिला? हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ पीएचडी करें, कम से कम हमारी यूनिवर्सिटी के नाम पर 2 पेपर तो पब्लिश करें अच्छे जर्नल्स में। इतनी बड़ी डिग्री ले रहे हैं आप, सारी उम्र उस डिग्री से खाएंगे, सारी उम्र वो डिग्री आपको आगे लेके जाएगी। यूनिवर्सिटी को क्या मिला? इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इंस्टीट्यूशन को तो कुछ नहीं मिला अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया। तो कम से कम 2, नहीं तो 1 तो रिसर्च पेपर आपसे बनता है जो कि वेब ऑफ साइंस या स्कोपस में हो, तो आपको पीएचडी दी जाए, ऐसा मेरा मानना है। गवर्नमेंट कह रही है कि भी हमारा मानना ऐसा नहीं है, हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पीएचडी निकले, लेकिन यूनिवर्सिटी अपने रूल्स बना सकती है। तो ये 2023 की गाइडलाइंस का निष्कर्ष है, जिसकी वजह से कई इंस्टीट्यूशन आज भी आपसे पेपर मांग रहे हैं। क्लियर है? एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? सर लोगों का पॉइंट ये क्लियर हुआ, ये जो मैंने अभी बताया संजीव सर? आप तो नैक सर अनम्यूट हाँ कीजिए, आप तो हाँ नैक सुमित जी, इंस्पेक्शन, आप हाँ तो हाँ नैक नहीं इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो उसमें हाँ हाँ नहीं ठीक आपने, है, बिल्कुल आपने सही तरीके से कहा और मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया है। तो तो इम्पैक्ट फैक्टर सबको क्लियर हो गया। हाँ तो अब हाँ आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ क्लोन्ड और फ्रॉड जर्नल दिखाता हूँ। तो सबसे पहला एग्जांपल जो हम यूज करते हैं वो एक बड़ा यूनिक जर्नल है, ऑट रिसर्च जर्नल। ये देखिए सर, नंबर 1 चलता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लगा देते हैं, फ्रॉड जर्नल भी क्लिक करते ही टॉप पे आ जाता है। ये भी एक गूगल की खासियत है कि वो उसको पता ही नहीं है कि ये एक फ्रॉड जर्नल है या फ्रॉड प्रोडक्ट है। एसईओ लगाओगे आप टॉप पे आ जाओगे। तो जैसे हमने इसको क्लिक किया, हमें पता है फ्रॉड जर्नल, लेकिन ये टॉप पे आया, हमें लगा कि ओरिजिनल जर्नल है। तो अब इसको पकड़ते कैसे हैं? इसमें कुछ आपको सर रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं। रेड फ्लैग्स मतलब फ्रॉड इसी वेबसाइट पे है, फ्रॉडस्टर भी इसी वेबसाइट पे है, तो उसको पकड़ना कैसे है? उसमें क्या क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यूजीसी केयर ग्रुप 2 लिख देते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि इंडियंस के लिए बड़ी प्रॉब्लम है स्कोपस की। सो यूजीसी केयर ग्रुप 2 एक्टिव जर्नल ढूंढ रहे हैं और बड़ी जल्दी पब्लिशिंग वाला ढूंढ रहे हैं, जो कि तकरीबन कभी 1 दिन में और कभी आधे घंटे में भी आपका पेपर पब्लिश कर देता है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स हैं। इनका आपकी रिसर्च और आपके करियर से कोई लेना देना नहीं, आपका पैसा और आपका करियर बर्बाद करना होता है इन्होंने। दूसरा रेड फ्लैग होता है ओपन एक्सेस लिख देते हैं। तीसरा रेड फ्लैग लिख देते हैं आईएसओ सर्टिफाइड। जर्नल कभी आईएसओ सर्टिफाइड नहीं होता। ये कोई पाइप थोड़ी बेच रहे हो आप, या पंखे थोड़ी खरीद रहे हो कि आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए। बट ये फ्रॉडस्टर्स को पता है कि इंडियंस इन चीजों से मेस्मराइज हो जाते हैं, इंडियंस थोड़े से वो होते हैं कि चीजें देखे वो खुश ज्यादा हो जाते हैं, तो इस तरह के बड़े बड़े वर्ड्स लिख देते हैं। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी लिखा जाता है, इट शुड बी इंटरडिसिप्लिनरी, और फिर जीमेल से चलाया जाता है।
तो 5 रेड फ्लैग तो आपको यही मिल गए इसके मास्टर्ड में, जो कि जर्नल को फ्रॉड बनाते हैं। छठा रेड फ्लैग, जब आप कॉन्टैक्ट डिटेल में जाएंगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको पता ही नहीं ये लोग कौन है, रादर दे विल टेक योर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। फिर एडिटोरियल बोर्ड पे आप जाएंगे, नाम कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इन लोगों को ही नहीं पता जो ओरिजिनल लोग हैं इनका नाम यहाँ पे मिसयूज किया गया है। फिर 7वां रेड फ्लैग है, देखिए इंग्लिश की स्पेलिंग गलत है, आर्काइव की स्पेलिंग गलत है, इनको ये भी लिखना नहीं आता। फिर जब आप 9th रेड फ्लैग पे जाएंगे, कॉल फॉर पेपर देखेंगे, सारे एरियाज कवर करेंगे, ये कहेंगे कि आप साइंस का ले आओ, इंजीनियरिंग का ले आओ, एनवायरमेंट का ले आओ, मेडिकल का ले आओ, एग्रीकल्चर कोई भी ले आओ, ये पब्लिश कर देंगे क्योंकि ये फ्रॉड है। फिर लास्ट में जब आप नीचे जाएंगे, पैसा कैसे लेते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का आता है। इनका पैसा लेने का तरीका ये होता है, पेपॉल, वायर ट्रांसफर एंड वेस्टर्न यूनियन, ये सारे इंटरनेशनल रूटिंग है, ये इंटरनेशनल रूट से आपसे पैसा पकड़ेंगे, चाहे इंडिया में भी काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता हमारा पैसा और हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, पेपर तो गया और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल भी चली गई। तो इस तरीके के 10 रेड फ्लैग आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि ये वेबसाइट बंद क्यों नहीं हो सकती। जब इनको डिटेल में जाते हैं, इनकी डोमेन चेक करते हैं, ये सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया से चलती हैं और हर एक साल ये अपना आईपी एड्रेस चेंज करती रहती हैं, तो इनको टेक्नोलॉजिकली और टेक्निकली पकड़ना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाया हुआ है, और मैं भी आपको हेल्पलाइन भी दिखाता हूँ जो हमने अभी शुरू करी है। आई थिंक ये शुरू करी हमने फ्राइडे को, और फ्राइडे से अब तक मेरे पास 150 के करीब मेल आ चुकी हैं। मैं चाहता हूँ ये हेल्पलाइन आप भी देखें। इट्स एन ईमेल हेल्पलाइन under our Amity Center of Excellence for Detection of Fake News and Disinformation. Our motto is nation building through media literacy. Now this helpline, we have the access to all the databases of journals. We do not have the access to your work, that is yours. हमें किसी को ढूंढना नहीं है, हमें किसी को पकड़ना नहीं है, हम किसी के पीछे नहीं है, हम पीछे हैं फ्रॉड जर्नल्स के और फ्रॉड इम्पैक्ट फैक्टर के। तो आपको इस ईमेल हेल्पलाइन पे हमें ईमेल करनी है, हम आपको 2 दिन के अंदर अंदर उस जर्नल की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर वो जर्नल इस धरती पर है, हम उसे ढूंढ के आपके लिए लाएंगे। सिर्फ जर्नल के बारे में हम किसी भी पर्सनल की कोई इंक्वायरी नहीं करते, ना हम किसी इस इंक्वायरी के ऊपर जाते हैं। अब ये ईमेल आईडी आप लिख लीजिए, acdfnd@ggn.amity.edu। ये हमने लॉन्च किया आप सबकी मदद के लिए। अब इसमें करना कैसे, इसको यूज कैसे करना है, आप हमें जर्नल का नाम भेजेंगे जिस जर्नल पे आपको शक है या जो जर्नल आपसे पैसे मांग रहा है। हम 2 दिन के अंदर अंदर पूरी वेरिफिकेशन के साथ आपको जर्नल के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये हमारा वादा है आपसे, और हम वी डू नॉट चार्ज, हम किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं कर रहे। ये एक तरह की देश सेवा है जिसमें मैं तो पूरी तरह से आ चुका हूँ और मेरे रिसर्च स्कॉलर्स और मेरी टीम भी आ चुकी है। हमें नुकसान भी होता है, लोग दुश्मन भी बनते हैं, फ्रॉडस्टर जो फ्रॉड करना चाहते हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, वो हमारे दुश्मन पहले से ही बन चुके हैं। हर रोज के तकरीबन 5 से 10 दुश्मन हम इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो हमारे काम को रोक नहीं पाएंगे। हमें इस देश को, रिसर्चर्स को और फैकल्टीज को फ्रॉड रिसर्च और फ्रॉड जर्नल से बचाना है। ये हमारा वादा है आप सबसे, और ये हम करते भी आ रहे हैं। संजीव सर मेरे काम को जानते भी हैं, पिछले 4 साल से हम लगे हुए इस चीज पे। नाउ कमिंग बैक टू लाइफ, सो ये आपका एक पहला जर्नल है जिसको हमने कहा कि ये फ्रॉड है और इसको हम प्रूव करेंगे। अब ये जर्नल है कहाँ, इसके लिए आपको ओरिजिनल जर्नल के लिए आपको स्कोपस डेटाबेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि यूजली ये स्कोपस डेटाबेस को ही क्लोन करते हैं, यूजीसी केयर के जर्नल्स को भी करते हैं, लेकिन स्कोपस पे इनका हमला ज्यादा रहता है। मैं साइन इन कर रहा हूँ, आप भी अपना क्रिएट अकाउंट करके, फ्री अकाउंट बनता है, आप लिमिटेड एक्सेस के साथ अंदर जा सकते हैं डेटाबेस में। जब आप लिमिटेड एक्सेस के साथ अंदर जाते हैं, यहाँ पर अभी मैं अंदर जा रहा हूँ डेटाबेस में, मेरे पास तो फुल एक्सेस है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने दी हुई है मेरे को फुल एक्सेस, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी पर काफी काम होता है, हम स्कोपस में काफी काम करते हैं। तो हमारे पास ये एक पेज आ जाता है जिसपे हम लिखते हैं सर्च बाय टाइटल, और टाइटल में लिखता हूँ मैं ऑट, ये अपने आप नीचे आ जाएगा क्योंकि स्कोपस में है। ये देखिए अपने आप नीचे आ गया, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉपुलेशन, सेल्फ पॉपुलेट हुआ ये। ऑट पे मैंने क्लिक किया, इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि ये तो फिलोसफी का जर्नल है, लेकिन जो उसकी फ्रॉड वेबसाइट कह रही है वो कह रही है कोई भी पेपर सबमिट कर दीजिए, तो यानी दाल में कुछ काला है। फिर मैंने ऑट पे दोबारा क्लिक किया तो मुझे और इन्फॉर्मेशन निकल के आई, जिससे मुझे पता चला कि ये तो एक इटालियन पब्लिशर पब्लिश कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये इटालियन लैंग्वेज में होगा। आपको स्कोपस हमेशा सोर्स होम पेज देगा, क्योंकि स्कोपस इज टेकिंग द डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, so Scopus has the source homepage, and when you click here on the source homepage, it will take you to the original website, which is in Italy, publishing in Italian language. This is the original website, and the website which we were looking at was this fraud. So हम लगातार इस फ्रॉड जर्नल पर लगातार पेपर्स पब्लिश करते चले जा रहे हैं, और ओरिजिनल जर्नल आपका इटली में बैठा है यहाँ पर। अब आप इस जर्नल को लिखें कि आपका फ्रॉड जर्नल शुरू हो गया, वो कहेंगे ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारे देश में तो हमारा जर्नल अच्छा चल रहा है, ये आप खुद देखें। तो नुकसान किसका हो रहा है, इंडिया का। हर महीने तकरीबन हम 100 पेपर छापते हैं,
और जो हमारा डेटा था ऑटॉट में हमने अब तक 7 से 8,000 रिसर्च पेपर अपने बर्बाद कर चुके हैं. टिल टुडे पीपल आर पब्लिशिंग विद देम and getting promotions, increments, and even government job. So this is the main problem with Indian academics, that we are fooling the entire education system because of the non-awareness or the non-understanding of the things that we are into it. Now, if anybody has any question, I can show you 15 more journals. At the moment, there are 250 fraud journals there. UGC केयर ने भी एक लिस्ट बनाई है. UGC केयर पे अगर आप आओगे, होम पेज पे इनके जाओगे, इन्होंने भी एक लिस्ट बनाई है. वो लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा. ये हर रोज बढ़ रही है, ये लिस्ट कम नहीं हो रही है, हर रोज बढ़ रही है. कोई ना कोई विसल ब्लोअर इनको बताता है कि ये जर्नल फ्रॉड है, तो ये फिर उसको चेक करके उसको ऐड करते हैं. और हमारी जो ऐप है उसमें थोड़ी सी इससे ज्यादा जानकारी, क्योंकि थोड़ा सा यूसी टाइम लेता है अपडेट करने में, हम थोड़ा जल्दी अपडेट कर लेते हैं. तो ये पहला आपका फ्रॉड जर्नल है. और ऐसे 250 जर्नल, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, ऐसे 250 जर्नल हिंदुस्तान में हम सबके खिलाफ काम कर रहे हैं. कोई क्वेश्चन किसी का? I have a question. Yes sir, go ahead sir. Dr. Anil Mehta from Jaipur. Yes sir, good morning sir. Most of the research scholars are not aware whether Yes, it's a paper journal or the pedigree Yeah. journal. And it's quite difficult. We'll agree that it's quite difficult to know that whether the journal is genuine one or it is a fake one. Of course, you have given certain parameters to judge it, but in spite of that, suppose if somebody sends the article, research paper to a journal, and later on he or she comes to know that it's a fake journal, Yes sir. the article is published. Now, what legal remedies are available in such case? What Sir, legal remedies. I switched off the camera to save the bandwidth. I switched off the camera to save the bandwidth. So, sir, there are. I'll answer you in the legal remedy. So, Yeah. so the legal remedy is that first we will write to that journal Okay. that you are a fraud journal. We would request you to kindly remove the paper because my PhD or my career is at stake. That journal will again blackmail you and will ask you for more money to remove the paper. That So journal first is that. must So first is genuine. that The moment you start writing them that the your journal is fake and remove my article, even then perhaps they won't remove it. Yeah. yes, they won't remove. We use the legal language. I will share the legal language with you, and Okay. then they remove it. Okay. We need to remove the digital footprints of that paper from everywhere. Only Okay. then you will be able to process it again. So I will provide you that legal language, which you will write to that particular fraud journal, and that And- fraud journal has to comply with the rules. And one more question: that suppose if I get my paper removed from that fake journal, then can I resend it to some other journal? Yes, if that paper does not have the digital footprint. So what we understand, I will tell you about digital footprint is that I will, as an editor-in-chief, check your paper through various mechanisms. If that paper is nowhere available online, we can take it into other journals. Okay. So it is very, very important to remove the digital footprints of that particular paper. And this we have done with, we have saved many academics, because sometimes you lose your PhD paper. Mhm. And losing your PhD paper means your PhD is at stake. So we help them in removing the digital footprints of that particular paper and publish it with some other good journals. So this is not an easy task, but can be done, sir. Okay. Because Google Scholar will automatically index your paper. So then you have to catch Google Scholar also to remove your paper from their databases. Because Google Scholar does not have any changes in the pure and the original journal and the fraud journal. Whatever is online will be Google Scholar indexed. It's quite a complex and cumbersome. It's process. quite so complex. Yes, it is a 6 months procedure, 6 to 7 months. Thank you. Thank you. But it can be. It is a doable, sir. It is a doable thing, Okay. Thank you. right, sir? Anybody else? Any other question? हाँ हेलो सुमित सर। हाँ जी सर बताइए। मेरा एक सवाल है, यूजीसी केयर और स्कोपस हम सुनते हाँ जी। रहते हैं कि यूजीसी केयर में आप पब्लिश कराएंगे तो 3,000 रुपए लगेंगे, हाँ स्कोपस जी, में हाँ जी। कराएंगे तो 15, 30, 40। तो सर हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली जेनुअल कितनी फीस रहती है इनकी, कुछ इसके बारे में देखिए प्रकाश ये फीस का देखिए क्या है, ये जनरल टू जनरल वेरी करती है। देखिए किसी जनरल को चलाने के लिए खर्चा तो होता है, फ्री में तो है नहीं। वेबसाइट आपको मेंटेन करनी पड़ती है, आपको वेबसाइट डेवलपर रखना पड़ता है, आपको स्पेस खरीदना पड़ता है, आपको एंटी वायरस सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं। खर्चा तो देखिए है जनरल को चलाने का। अब कुछ जर्नल होते हैं जो वो अमाउंट लेते हैं जो कि जनरल को चलाने के लिए ही चाहते हैं। कुछ जनरल होते हैं जो अपनी जेबें भरने के लिए आपसे पैसे लेते हैं। तो आपको बस वही पहचानना है कि कौन सा जनरल फ्रॉड दिखाई दे रहा है और कौन सा जेन्युइन दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने हेल्पलाइन शुरू करी है आपको,
कि जहां आपको जर्नल पे शक हो जाए आप हमें ईमेल कीजिए, हम उसकी गहराई तक जानकारी आपको ला के देंगे, क्योंकि हमारे पास मैकेनिज्म है उनको चेक करने का कि ये पैसा खाने वाले जर्नल है कि जेन्युइन जर्नल है। तो ये देखना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, लोग स्कोपस के नाम पे आपसे जो पैसा मांगते हैं वो ठगी करते हैं। स्कोपस आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता। स्कोपस ने आज तक हमसे 1 रुपया नहीं लिया। हमारा जर्नल 8 साल से स्कोपस डेटाबेस में है, हमने भी किसी से नहीं लिया, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी हमें सपोर्ट कर रही है हमारे जर्नल को चलाने के लिए। जितना भी हमारा खर्चा है 1,00,000-2,00,000 रुपए साल का, उसको हम खुद वहन कर रहे हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी से खुद वहन कर रही है, हमें किसी से पैसे नहीं चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर जर्नल आपसे पैसे ले रहा है तो हमें देखना पड़ेगा किस हेड के अंडर ले रहा है, क्यों ले रहा है और किस प्रिटेक्स्ट में ले रहा है। स्कोपस और वेब ऑफ साइंस के नाम पर पैसा मांगना एक अपराध है, क्योंकि वो आपसे 1 रुपया नहीं लेते। कोई भी एजेंसी, यूजीसी केयर भी आपसे पैसा नहीं लेती। यूजीसी केयर के नाम पर भी पैसा मांगना अपराध है। यूजीसी केयर सिर्फ जर्नल को सिलेक्ट और डिसिलेक्ट करती है, लोग उनके नाम पर आपसे पैसा मांगते हैं। यूजीसी केयर क्यों पैसे लेगी? यूजीसी केयर का कोई काम नहीं है पैसे लेने का, ना वो लेते हैं। सर ये पहली बार ये मालूम पड़ा कि पैसा नहीं लेते, लेकिन हमें तो यही सुनते हैं और मेरे मित्रों ने भी वो झूठ काफी बोलते ऐसा हैं। वो हुआ जो आपके कि जो उन्होंने मित्र हैं पैसा उनके साथ धोखा हुआ है, उन सबके साथ धोखा हुआ है। इस धोखे से बचने के लिए तो हमने 600 वेब करी है और हमने सर को कांटेक्ट किया, आप हमें मौका दीजिए कि हम मीडिया एजुकेटर से भी मिले। अभी मैं कल भी पुणे सिम्बायोसिस में पढ़ा रहा था। हर सैटरडे संडे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रैवल करूँ, और जयपुर में मैं इसीलिए आया हुआ था। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में मैं इसी चीज को पढ़ाने आया था। पूरे दिन की मेरी वर्कशॉप वहां पे थी, जहाँ तकरीबन 600 लोग मेरे साथ बैठे हैं और हमने इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब तरीके के फ्रॉड्स पकड़े हैं, सब तरीके के फ्रॉड जर्नल्स का उल्लेख किया लोगों के आगे कि प्लीज बच के चलें, बच के चलें। बहुत बड़ा नेक्सस देश के खिलाफ खड़ा हो चुका है और इंडियन एकेडमिक्स के ऊपर स्पेसिफिकली वो टारगेट कर रहे हैं कि इनको खराब करना है। तो स्कोपस के नाम पे लोग मिसयूज करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। वेब ऑफ साइंस के नाम पे जेबें भरते हैं, यूसी केयर के नाम पे जेबें भरते हैं, जबकि उनका आपके पैसे से कोई लेना देना है ही नहीं। तभी तो मैंने कहा है, अगर कहीं भी आपसे पैसे की बात होगी आप हमसे ईमेल पे बात करेंगे। मैं अपना नंबर भी दूंगा, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। वो देना। सर मैं पूना से बोल रहा हूँ जयवीर सिंह, और मैं कम से कम 60 लोगों का ग्रुप है हमारा जो पीएचडी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आप ये सबसे संदेश पहले आपका मेरा नंबर जरूर। ऐड कीजिए। हाँ जी। आप सबसे ये पहले मेरा नंबर ऐड कीजिए। आप मेरा नंबर लिखिए 95 एक मिनट 6 सर, चैट बॉक्स में 9। डालेंगे क्या? चैट बॉक्स मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। चलो वो आप फिर मुझे मेरे नाम से अच्छा ढूंढ लेना, लिंक्डइन वगैरह पे मैं मिल जाऊंगा, या मेरी ईमेल आईडी जो मैंने आपको हेल्पलाइन दी है उसमें मुझे मेल करके मेरी डिटेल्स मांग लेना। आप मुझे उस ग्रुप में ऐड करें। हर रोज ईमेल कोई तो ना कोई दिया। फ्रॉड जर्नल, हर रोज कोई ना कोई फ्रॉड जर्नल हम लोग पकड़ रहे हैं, और उसकी मार्केट मीडिया एजुकेटर ग्रुप में अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हैं या देख रहे होंगे तो संजीव सर भी जानते, बनावत सर भी जानते हैं कि हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ फ्रॉड बता देते हैं कि ये जर्नल हो गया है, इसमें पब्लिश ना करें, ये डिसकंटिन्यूड लिस्ट के जर्नल्स हैं, इसमें पब्लिश ना करें। जो डिसकंटिन्यूड जर्नल है वो कभी नहीं बताएंगे कि वो फ्रॉड है। आपको खुद ही इस चीज का ध्यान रखना है कि आप फ्रॉड में ना फंसे। सर प्लीज। हाँ, मैं जल्दी बोल रहा हूँ, फिर मेरे को एक और क्वेश्चन भी आ रहा है। अपना नंबर 9560452625। हाँ जी सर, क्वेश्चन था। धन्यवाद। हाँ जी सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जयवीर सिंह, आपने हाथ खड़ा किया है। फिर उसके बाद अनिल मेहता जी। हाँ जी जयवीर सिंह जी पूछिए। सर नंबर रिपीट हाँ कर मुझे देंगे प्लीज एक बार। 9560452625। सर ने सुमित जी चैट मैंने बॉक्स में डाल के दिया। चैट बॉक्स हाँ में लिख सर दिया, मैंने चैट बॉक्स में लिख हाँ दिया सर ने मैंने। चैट, हाँ चलिए सर नंबर योर से गुड नेम। आप इसको बाद में डिस्कस करेंगे, आप पहले क्वेश्चन पूछिए। सर जर्नल से रिलेटेड ही मुझे पूछना है हाँ बताइए। कि सर जैसे हम कोई भी जर्नल चेक करते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे हमने पेपर तो पब्लिश कर लिया बट उसके 2-4 दिन बाद ही हम उन लोगों से सुनते हैं कि वो डिलिस्ट हो गया है। क्या हाँ ऐसा हो जाता है कि 2-3 दिन बिल्कुल बाद होता ही? है। 2-3 दिन बाद क्या, वो तो डीलिस्टिंग प्रोसेस में आ चुका है। हर महीने लिस्ट आएगी तो उस ओके। लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। अभी आप देखिए जो यूजीसी केयर का मैंने आपको दिखाया, दो हाँ तीन जी दिन बाद आपके लिए 2-3 दिन बाद है। यूजीसी वाले तो 1 महीने से इस इशू पे काम कर रहे थे, और इन्होंने जर्नल को डीलिस्ट जिनको करना था कर दिया। ओके। और जैसे ये होता है कि जैसे उन्होंने डिलिस्ट तो कर दिया, क्या उसकी हमें कंफर्म डेट पता होती है कि उस डेट में ये ये देखिए डिलिस्ट हुआ है? यूजीसी तो डेट देता है, उन्होंने दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि अक्टूबर से हुआ है। ये आप ओके। अभी चलते हैं हम, सब जगह डेट दी होती है, कहीं भी कुछ वो नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पर आए, ये रिसेंटली डिसकंटिन्यूड जर्नल, ये देखिए अक्टूबर मतलब 30 सितंबर तक वैलिड थे ये। ठीक है। ठीक है, ये रहे। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, अगला सवाल किसी का?
Thank you so much, sir. ठीक है, thank you. Next question, anybody else? Dr. Sumit and Madhavi, one question, Yes, sir. Martin. Sir, for us, I mean, I do understand when we are talking about Scopus and UGC Netcare, they say about UGC Netcare particularly, you know, they say that you have to pay 2,000, 3,000. And that is the whole criteria, you know, for decision making. So you have given a lot of clarity in No, terms of. you cannot, they are giving you wrong information. Decision Sir? making is not depending upon the money. So they are giving you wrong information. Decision making is wholesale Yes. depending upon the quality of the paper. If a paper is very good, sometimes they remove the money also. They say that please stay with us, stay with our journal, we will not charge you. So I have these examples with me also. If a paper is real good, the journal will not charge anything. Correct, sir. That's good, very good to know, because it really helps. You know, we do understand about, you know, H index and, you know, all the indexes, all the multiple indexes, and a little bit of you know, criteria that we need to, not the little bit, a lot of criteria that we need Yeah. to consider. Still, what happens is there are two issues that, you know, I have faced personally. One is in terms of the duration. You know, once we submit a paper, it takes quite some time for them to review and, you know, for them to consider. And then there is a small back and forth that happens because we are trying to, you know, they may suggest some corrections and things like that. In such a case, my question is, should we continue to stay with that journal because it's a good. I'll give you the right example. Just see the screen. Sir. We submitted the paper in. Can you see the date? What is the date? When yes, did we submit it? 5th August 2023, I think. Yeah, 6th No, August. when did we submit it? In the last 11th August. 29th September Oh, 2022. sorry, I was looking on the first thing. I'm sorry. And now I see your case, sir. Yes. 29th September 2022 we submitted. Yes, And sir. it Yes, got sir. accepted on 11th August 2023. The Correct. name of the journal is benchmarking. It took us 1 year, right? Now let's look at the status of the journal. Is journal ka status kya hai? What is the value of the journal? We waited for 1 year, and what we got now is, if we go to benchmarking, an international journal, and I'm a social scientist, I'm not into sciences. Just look at the site score and the impact factor of the journal. It is worth waiting for 1 year. That the journal is now 9.8 and the impact factor is 5.6. So a social communication person is having an impact factor equivalent to a management. So we are doing interdisciplinary study with these kind of journals. They will take around 1 year. Okay, sir. It is everywhere. It is everywhere. It is in ABDC. It is in Scopus. It is in Web of Science. So I publish with the journals which are everywhere. So we have a list of the journals which are in Scopus as well as in Web of Science as well as in ABDC. So if somebody in IIM asks me, Sumit, how many papers are in ABDC? Because they go for ABDC, I say 5. How many are in Scopus? I say 5. How many in Web of Science? I say 5. Because all these papers are everywhere. All these journals are everywhere. So we always go with the journals which are into all the databases, so that we don't have to work hard for IIM, work hard for the Web of Science institution, and work hard for the Scopus, and UGC Care is automatically there. Correct, sir. And this is very, very helpful. I'm also doing interdisciplinary, of course, at a PhD level, and I'm into management. But yeah, management people are doing interdisciplinary. Interdisciplinary is the name. Correct. So mine cuts across sociology, psychology. Yeah. Interdisciplinary is the need of the hour. Multidisciplinary is not. We are not into multidisciplinary. We are into even our journal. I show you our journal. Yes, sir. You go to this. This was the original. I'll show you the journal, and let's see the ranking and all. We trying our level best to stay in the market and to compete with the publishers. Although universities are not publishers, but MIT, they given me the liberty to compete with the publisher and to sustain and maintain the journal. So this is our journal, the only media journal in India at the moment, which is in the Scopus databases. You can search it. No Indian journal is there in the databases. And if you see, our site score has reached 2.7. And yes, at this point, we are at Q2, and we are aspiring to be higher than that next year. So we're trying our level best. We were very low. We are at 188 now. When the ranking of 2023 will come in 2024, we will be in the top 100 journals of the world in the communication category. So we publish a lot of interdisciplinary research related to communication. So if you see, we publish limited research. We are not showing any kind of outlier behavior.
And 10 years of standing is a big standing. As an editor-in-chief, we are proud of the fact that we have sustained and maintained ourselves in the area of communication only. That's our area. We are not deviating ourselves to some other areas. And we ask people who can publish with us interdisciplinary, we are ready to publish their paper for free. Yes, sir. This is really very, very helpful because it actually helps me personally. I'm not talking about other friends of mine who are on this call, but Yes. definitely mine cuts across communication, not community, communication and other areas. Yes, management. The other question I had was, sir, if you could throw a Go little ahead, please. We have whether- time till we have time till 11 or 11:15 because I have to have another session at 11:30. So Sorry. quickly, let's have one or two more questions. So related to, because you mentioned social sciences, there is always this dichotomy between quantitative and qualitative research. So is there any, what is the general trend? I understand that now people Nowadays, the trend is on the quantitative with the usage of softwares like SmartPLS and other related good software. But I am into the qualitative with NVivo 14, and we are preferring the papers of qualitative in communication. And I think this phenomena will change. And now the mixed model approach will come where both the qualitative and quantitative will be used. But in social sciences, qualitative is having an edge above the management. In management, it is SmartPLS and the other softwares which are more into the threshold values of Convac Alpha and others. But in social sciences, we use NVivo 14 for qualitative analysis, and we do Jacob coefficient correlation analysis where we see the words coefficient and correlation. So in social sciences, we will go with the qualitative phenomena. In the management and other, we will go with the quantitative phenomena at the moment. Understand, sir. Thank you, Dr. Narullah. Right. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, anybody else? I cannot see. सर एक सवाल मेरा एक और है. हाँ जी, पूछिए. हेलो सर मैं ISBN नंबर लेता हूँ, एज फ्री लेता हूँ. हाँ, ले लिया. ISBN नंबर लेता हूँ, ISBN फ्री है वो. और मैं जो ISBN नंबर आपको किताब के लिए मिलता है, तो आपने किताब के लिए लिया. हाँ, किताब के लिए सर. और मैं फ्री में, हाँ सर, मैं किताब में जो रचनाएं छापता हूँ उन लोगों को फ्री ई बुक मुहैया कराता हूँ, किसी से 1 रुपया नहीं लेता. तो ये काम अच्छा है, मेरे लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा? ये काम है, और आपको संपादकीय किताब निकालने के 10 नंबर भी मिलेंगे. और यही अगर आप संपादकीय किताब किसी इंटरनेशनल पब्लिशर के साथ करते हो तो 25 नंबर मिलेंगे. और अगर आप और एक लेवल है तो इसके 50, अकेले ही एक बुक लिख देते हैं किसी इंटरनेशनल के साथ तो 50 नंबर मिलते हैं. तो अगर आप इंडियन पब्लिशर के साथ काम कर रहे हैं, जैसे आपने किताब को कहीं से तो पब्लिश किया होगा, ISBN नंबर आपने फ्री में ले लिया राजा राममोहन राय से, हम भी लेते हैं. मैंने भी 7 और 8 किताबें ऐसे ही निकाली है, संपादकीय नंबर लेके ISBN से अपनी डिटेल वेरीफाई करवा के, आधार कार्ड वगैरह सारी डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरीफाई करके आपको ISBN नंबर देती है. आपने ISBN नंबर ले लिया, अगर किसी पब्लिशर के साथ काम करते हैं वो आपसे 5 या 10 हजार रुपये देता है. उसके बाद उसकी वैल्यू क्या है, वो इंटरनेशनल है नेशनल है, उस तरीके से आपको आपके करियर में आगे मार्क्स मिलेंगे. अब ये चेकिंग किस तरीके से हो रही है इंडिया में, मुझे शक ही है कि कोई इतना क्लर्क वहां पे पढ़ा लिखा होगा सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में जो इस चीजों के बारे में जानता होगा. लेकिन ये सब कुछ मार्क्स बेस्ड है कि आपकी पब्लिकेशन है वो किस तरीके के उसमें हो रही है. तो जो आप ये काम कर रहे हैं, किसी से पैसे नहीं ले रहे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. फ्री में काम करना आसान नहीं होता, ये भी एक अच्छा ही काम आप कर रहे हैं. बस आप पब्लिशर देख लीजिए, इंडियन है तो 10 नंबर है, अगर फॉरेनर है तो 25 नंबर. तो हम ये कर रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें जो वरिष्ठ है 50 रचनाकारों को एक रचना, जैसे 70 रचनाकारों को उनकी रचना है और समीक्षा करा दे, वो कराते हैं हम सर. बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि बस कोई डिसइंफॉर्मेशन ना दें, किसी तरीके का आपकी तरफ से कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए और किसी तरीके का कोई गड़बड़ ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो ऐसी चीजें करने में कोई बुराई नहीं, लोग आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है. और anybody else, any question? सर नमस्कार. हाँ जी नमस्कार. सर जर्नलों में हम बार बार ये सुनते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, ब्लाइंड पीयर रिव्यू, UGC रेफरेड जर्नल. तो सर जार्गन क्या है, जरा उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए ना. जार्गन तो आपने खुद ही बोल दिया, जार्गन ही तो है ये. इम्पैक्ट फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि लोग फ्रॉड यूज कर रहे हैं आधे से ज्यादा, क्योंकि वेब ऑफ साइंस में जर्नल है ही नहीं. सर मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था. हाँ, तो मैं आपको 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ. इम्पैक्ट फैक्टर
तो वेब ऑफ साइंस के अलावा कोई दे ही नहीं सकता, तो वो तो जार्गन ही, झूठ ही हुआ अगर उनके पास वेब ऑफ साइंस का नहीं है। पीयर रिव्यूड कोई भी लिख सकता है, रेफर्ड कोई भी लिख सकता है, लेकिन पीयर रिव्यू का भी एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो केवल से कंपनी फॉर्म की वो मांगती है आपसे पीयर रिव्यू का फार्मूला क्या है। पीयर रिव्यू में पहले आपके पास मेल आएगी, फिर आप मेल आगे भेजेंगे, फिर उसमें चेंजेस आएंगे, तो 10-12 जो स्टेप्स हैं, अगर आप उन स्टेप्स को प्रूव नहीं कर पाते तो आपका जर्नल पीयर रिव्यू नहीं कहलाता। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सारी जर्नल पीयर रिव्यूड है और सारी जर्नल रेफर्ड है, तो वो जार्गन तो इंडिया में सारी उम्र रहेगा। हर एक जर्नल पीयर रिव्यूड है, हर एक जर्नल रेफर्ड है। अब वो जी सर। डेटाबेस में है कि नहीं है, बस वही एक लड़ाई है। नहीं तो सारे जर्नल अपने आप को पीयर रिव्यूड लिखते हैं, सारे जर्नल अपने आप को रेफर्ड लिखते हैं, और इनमें कुछ आप ज्यादा कर नहीं सकते। जी सर, थैंक यू ये सर। प्रॉब्लम। हाँ हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर मैं कुमार विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि मैंने कई रिसर्च पेपर लिखे हैं और मेरी दो बुक पब्लिश होने वाली हैं। मेरी ठीक है। थीसिस सबमिट नहीं हुई है, तो मैं अगर अपना रिसर्च पेपर से और या अपनी जो मैंने किताबें खुद लिखी हैं जो पब्लिश हो जाएंगी 1-2 महीने में, हाँ। उन दोनों से अगर मैं अपने थीसिस में कंटेंट डाल रहा हूँ अगर जो वो मैंने ऑनलाइन represent- नहीं है, अगर वो ऑनलाइन नहीं हाँ है तो नहीं पकड़ में आएगा। अगर आपकी किताबें और आपके रिसर्च पेपर ऑनलाइन है तो आपको उनकी हाँ। लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी आपकी थीसिस की। और दूसरी बात, अच्छा आप अच्छा। थीसिस से पहले किताबें लिखने की जरूरत ही क्या है। पहले अगर आप थीसिस पे फोकस करके थीसिस लिख दें और किताबें जी रोक देते तो आपको ज्यादा जी फायदा सर। रहता, क्योंकि डॉक्टर नाम लग के जब किताब आती है वो ज्यादा अच्छी लगती। तो अभी अच्छा अच्छा। अगर आपकी किताबें ऑनलाइन नहीं है और आपका थीसिस और वो मैच नहीं कर रहे हैं तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर वो सब कुछ सेम ही हो गया तो फिर थोड़ी सी हाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इन सब चीजों के बारे में अच्छा। शुरुआत से ही आप अपने गाइड से पूछते हैं कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। सबसे पहले आपको जी थीसिस जी पब्लिश करना है जिंदगी में, फिर कुछ और करना है। रिसर्च पेपर जी 2 जी पब्लिश कर दिए, ठीक है, किताबें और ये जी सब सर। काम आपको रोक देने चाहिए, क्योंकि थीसिस से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। जी सर। इस चीज का आपको जी ध्यान रखना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। वन लास्ट क्वेश्चन देन। सर आज हमारे पास संजीव सर, बनावट सर, इतना ही टाइम होगा। मैं चाहूंगा कि हाँ इसको हम हाँ किसी दिन और थोड़ा सा ठीक है, लंबा और खींचे, बात कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आज थोड़ा सा, क्योंकि मेरी 11 बजे कहीं और है मीटिंग, हाँ 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 हाँ। और इसलिए अगर किसी के पास कोई और क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ आता है। आपका क्वेश्चन किसी और का क्वेश्चन भी हो सकता है। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। मैंने कुछ हमारे मीडिया एजुकेटर्स के फेसबुक पे लोग स्कोपस में पेपर छपता है तो डालते हैं, तो उनके टाइटल्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखती हैं मुझे। हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब वो कैसे जर्नल्स हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक्स के टाइटल्स को ही पब्लिश करते हैं, उसमें क्या? हाँ, ये डेफिनेटली जर्नल की कमी मानी जाएगी, क्योंकि अगर आपने गलत पेपर भेजा भी है, ये जर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको सही करके पब्लिश करें। और अगर आपको लगता है आप उस जर्नल को कंप्लेंट करके इसकी करेक्शन डलवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उस जर्नल ने एरर की है, आप उस एडिटर इन चीफ को लिखें, तो आपका टाइटल की करेक्शन की जा सकती है और उस एरर को रिमूव करके उसको सही किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप श्योर हो उस करेक्शन के बारे में। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो उस जर्नल के ऊपर प्रश्न नहीं उठाता है क्या? मतलब ऐसे मुझे तो देखिए, जर्नल पे तो प्रश्न उठाता ही है, यूनिवर्सिटीज पे भी प्रश्न उठाता है, फैकल्टीज पे भी उठाता है, लेकिन सिर्फ प्रश्न नहीं उठाता है, उसके अलावा उसका कुछ हो नहीं सकता। एक छोटी सी त्रुटि के लिए जर्नल को आप बंद नहीं कर सकते। तो आप जर्नल की जो करेक्शन है, आप उस करेक्शन को उनको बोलें, वो आपको करेक्ट करके देंगे। आपने प्रश्न उठाया, वो उस प्रश्न का उत्तर देंगे। यूनिवर्सिटीज फर्जी डिग्रियां बांट देती है, फर्जी अपॉइंटमेंट कर लेती है, क्या यूनिवर्सिटीज पे प्रश्न नहीं उठते? लेकिन चल रही है ना फिर भी। तो चीजें तो चलती रहेंगी। हमारा क्या काम है? हमारा काम है त्रुटि को ठीक कराना और इन्फॉर्म करना कि ये गलत हो रहा है। अब I cannot stop the universities. I cannot stop the. I have a list of fraud journals, 500 fraud journals. I just cannot stop them. मैं बंद ही नहीं करा सकता। मैं तो आप लोगों को जागरूक कर सकता हूँ कि आप तो बचो, जो होगा फिर देखा जाएगा। बचना बड़ा जरूरी है। तो अब 1 त्रुटि या 5 त्रुटि या 10 त्रुटि से जर्नल तो चलता रहेगा। हम उस जर्नल को ये कर सकते हैं कि उसमें पब्लिश ना करें, लोगों को बता दें कि ये फ्रॉड है, इस पर पब्लिश ना करें। तो इस तरह की चीजों को हम कर सकते हैं। सर वन हाँ जी, क्वेश्चन मनोज सर, आपने अच्छा, मनोज सर ने तो क्लैप किया है। सर वन क्वेश्चन आई है सर। हाँ जी, गिरीश जी बोलिए। सर ये यूजीसी केयर लिस्ट में जो स्कोपस का है सर, तो अभी सर जो जैसे पीएचडी में रिसर्च में मैं तो अभी परसुइंग में हूँ सर पीएचडी में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसमें जैसे 2 पेपर्स का भी है, मान लीजिए कि मैंडेटरी करते हैं। नहीं, तो अब तो इंस्टीट्यूशन पे रह गया 2 पेपर्स का, यूजीसी का नहीं है ये। जी जी हाँ, मतलब ये जैसे करवा रहे हैं सर, मतलब यूनिवर्सिटीज।
तो हाँ इसमें सर मतलब ये यूजीसी केयर लिस्ट में होना चाहिए या फिर स्कोपस में ऐसा कुछ है सर की? ये तो ये यूनिवर्सिटी बताएगी ना। जो यूनिवर्सिटी आपसे 2 पेपर मांग रही है ये वो बताएगी कि उसको 2 पेपर किस में चाहिए। उसको 2 पेपर चंपकनंदन में चाहिए, उसको 2 पेपर वैभव साइंस में चाहिए, उसको 2 पेपर कहाँ चाहिए, वो तो वो यूनिवर्सिटी बताएगी। यूजीसी का तो कुछ नहीं रहा। यूजीसी तो कह रही है कि 3 साल में आप अपनी पीएचडी ले जाएं अगर आपके कागज पूरे हैं तो। बट यूनिवर्सिटी बताएगी जिसमें आप पीएचडी कर रहे हैं, ये आप उनसे पूछें। ठीक 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 ठीक। और सर ये कोई ऑथेंटिक सोर्स जिसमें मिल सकता है कि ये these, जो जर्नल्स हैं ऑल दीज जर्नल्स आर वैलिड, या यूजीसी केयर लिस्ट में ऑथेंटिक यूजीसी केयर लिस्ट अपडेट होती रहती है, स्कोपस अपडेट होती रहती है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। इसमें हर महीने आपको चेंजेस मिलते हैं, हर महीने चीजें चेंज हो रही हैं, तो आपको उस पर निगाह रखनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट की तरह है ये हर रोज नहीं चेंज होता, लेकिन हर महीने चेंज हो रहा है। सर ये लिस्ट डाउनलोडेबल है सर इसमें यूजीसी? हाँ जी हाँ, सब फ्री डाउनलोडेबल है। मैं डालता रहता हूँ। आप अगर मीडिया एजुकेटर्स ग्रुप में है, मैं हर मतलब 15-20 दिन में लिस्ट डालता रहता हूँ। बाकी आपके पास मेरा नंबर आ गया, मुझे हेलो भेजें। अभी थोड़ी देर बाद 12 बजे के बाद मैं थोड़ा फ्री होऊंगा, तो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। सब कुछ डाउनलोडेबल है, सब कुछ दुनिया में मिल रहा है, ढूंढना थोड़ा मुश्किल है बस। जी सर जी। ये मीडिया एजुकेटर सर इट्स वेबसाइट सर, और ये एक जर्नल है हमारा सबसे पुराना मीडिया का। इस जर्नल को देख के हम सब बड़े हुए हैं। इस जर्नल में पब्लिशिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है हमारी करियर को लेके, तो उसके बाद से ही ये चला आ रहा है। हमारे मीडिया एजुकेशन का सबसे पुराना इंडिया का एक चलता हुआ जर्नल है। बाकी तो कई आए, कई चले गए, कई बंद हो गए। ये आज तक चल रहा है और मनावत सर ने अपनी पूरी करियर इस पे लगाया है, और मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ। स्कोपस नहीं, अभी स्कोपस में नहीं है। स्कोपस में इसको लेके आएंगे, अभी कार्यवाही चल रही है। यूजीसी केयर में है अभी मतलब ये? नहीं, अभी यूजीसी केयर में भी नहीं है। यूजीसी केयर का तो हमें पता है ना कि यूजीसी केयर का तो कुछ क्राइटेरिया ही समझ नहीं आता, कौन सा जर्नल है कौन सा नहीं है। अभी एक इंस्टीट्यूशन का मैं नाम नहीं लूंगा, उसका जर्नल इन हो गया है, लेकिन इंस्टीट्यूशन में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कई डाउट्स हमारे रहते हैं, और यहाँ से कई बार यहाँ से जाता भी रहा है। संजीव सर का एक्सपीरियंस, सर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं इसमें, कि आपने फॉर्म भी कई बार भेजा और पता नहीं कभी जवाब ही नहीं आया। सर वो क्या बात थी? हाँ, वो जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं उनको यदि हम देखते हैं तो उस पे उन कसौटियों पे खरे उतरते हैं। हाँ, मई 2017 तक ये लिस्ट में था, और उसके बाद करीब 4-5 हजार जर्नल्स निकाल दिए। जैसा आपने कहा कि क्यों निकाले और क्यों नहीं वो ले रहे, इसके बारे में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो अब मैंने तो प्रयास छोड़ दिए हैं। करना चाहे तो करें, अपना एक छोटा सा प्रयास है वो जारी है बस। हाँ है ना? हाँ जी, ठीक है सर, बिल्कुल हम अपने राह पे चल रहे हैं, उनकी मर्जी है। हाँ हाँ और स्कोपस में मेरे ख्याल केवल इंग्लिश के ही है, उसमें क्या बाइलिंगुअल भी लेते हैं? हाँ, बाइलिंगुअल नहीं लेते सर, इसीलिए नहीं जा पाए। हमारा बाइलिंगुअल है, तो हमने बाइलिंगुअल। हाँ, आई नो, मैंने पूरी डिटेल आपके साथ काम किया मैंने, तो मैं जानता हूँ किस विश्वसनीयता से हम लोग काम कर रहे हैं। जी राइट। सो एनीबॉडी एल्स? लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ विवेक जी पूछिए। विवेक जी ने लिखा है कि पूछना चाहते हैं। हाँ विवेक जी पूछिए, कोई सवाल हो तो, और नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं इसको। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ISN जो नंबर होता है, अगर वो किसी जर्नल का ना हो तो वो एक फेक जर्नल माना जाएगा? ऑब्वियसली ISN तो होना चाहिए, बिना ISN के तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। अच्छा, और अगर किसी का वहाँ छपा है तो फिर अनवैलिड है उसका पेपर? इनवैलिड है, क्योंकि ISN नंबर तो मस्ट है, उसके बिना वो जर्नल नहीं कहलाएगा, वो तो एक पुस्तिका कहलाएगी कोई भी। ठीक है सर। आजकल सुमित जी कुछ अखबारों ने भी ISBN नंबर ले लिया है। हाँ, वो उनको समझ आ गया बिजनेस में पैसा है, ले लेते जैसे हैं, लेके रखे। हिंदू ने भी लिया है। ISSN नंबर नहीं, ISSN नहीं लिया होगा, ISBN ले सकते हैं। किताब ले सकते हैं, किताब के लिए ले सकते हैं। ISSN नहीं लिया होगा। आप देखिएगा मेरे ख्याल। आप मुझे भेजना, मैं इस पे काम करता हूँ। ISSN हाँ देखता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू तो चलिए सर, सुमित जी ने थोड़ा समय कम है आज। हाँ नहीं, बस मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। सुमित जी ने बहुत ही विस्तार से एक ऐसे खतरे की ओर आगाह किया है, मुझे लगता है जिसके बारे में हर शोधार्थी, हर मीडिया शिक्षक को जानना चाहिए कि किस तरह से एकेडमिक्स में इस तरह के खतरे हैं। अब तक हम बिना सोचे समझे शोध किए जा रहे हैं, प्रकाशन के क्षेत्र ढूंढ रहे हैं, लेकिन सतर्कता बहुत अपेक्षित है। और किस तरह से देश उस दुनिया में, शोध की दुनिया में पिछड़ रहा है, उसकी बहुत ही आपने गहन और महत्वपूर्ण जानकारी दी। और आपके नंबर चैट बॉक्स में लिख दिए हैं, जो मित्र नहीं लिख पाए हों वो नंबर उसमें से लिख लीजिए। और जैसा सुमित जी ने कहा कि वो तो पूरी एक सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं,
और आप बाकायदा उनसे व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू उनसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उसको दूर कर सकते हैं। मैं साधुवाद देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा कि भाई सुमित जी जिस निष्ठा के साथ पिछले वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। बहुत समय से मैं सोच रहा था कि उनको आमंत्रित करूं, लेकिन बीच में कुछ संवाद हो नहीं पाया। फिर जब मैं ग्वालियर गया तब इनसे मुलाकात हुई, व्यक्तिगत रूप से मुलाकात में बहुत सारी चीजें स्पष्ट क्लियर होती हैं। और जब जयपुर में मिले आप तो फिर ये सारा प्लान हुआ। और जैसा मैंने आप कहा कि रजिस्ट्रेशन बहुत हुए और इसकी जो पूरी वीडियो है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो मित्र देर से जुड़े हैं या नहीं सुन पाए हैं तो वो इसको सुन सकते हैं और सुमित जी से सतत संपर्क रख सकते हैं। सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः नवरात्रा की आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत अच्छा दिन है, पहला नवरात्रा है तो हाँ वही कह रहा हूँ। इस शुभ दिन से यदि आप संकल्प करेंगे अपने इस यात्रा में, अकादमिक और शोध की यात्रा में, तो निश्चय ही वो फलीभूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला हमारा जो है वेबिनार वो हमारा शतक होगा, जल्दी ही उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, अभी प्रोसेस में है। उम्मीद करता हूं कि आप सब उसमें जुड़ेंगे और इस यात्रा को नए सिरे से आगे के लिए प्लान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।